युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और मेरे नाम पर चर्चा हुई विधानसभा में जी। उनका 2017 में जब टिकट हुआ, अच्छा, तो उस समय दो लोगों का नाम बहुत प्रबलता से था, और ये अतुल जी के शब्द हैं कि मैं सोच रहा था कि मयंको में कैसे मनाऊंगा, लेकिन ठीक है मेरा मन भी भारी था, आंखों में नमी भी थी, लेकिन सुबह उठा, अपने साथियों को इकट्ठा किया, बढ़िया फूल मालाएं मंगाई, बढ़िया बुके मंगाया, और क्योंकि वो पार्टी के प्रत्याशी हो गए, उन्हें गले में माला डाली, तिलक किया, उनके विजय की शुभकामनाएं दी और झोली फैलाकर जनता से वोट मांगा। तो टिकट कहीं और चली गई, वो अब विधायक भी बन गए आपसे पहले, और आप महानगर के अध्यक्ष हैं, तो इस भूमिका में आप कैसे देखते हैं अपने आप को? मुझे कभी अनकंफर्टेबल हुआ एक सेकंड कि जो हमसे टकराएगा वो हम में मिल जाए। बहुत मैं तो समझे आप कहने वाले वो झूठ ना हमारे सरसंघ चालक जी कहते हैं सर्वेशाम अविरोधेन, किसी का विरोध नहीं चाहिए, ना विरोध करना। और मैं समझता हूँ राजनेताओं के लिए आदर्श है श्री सुनील शर्मा, और उनकी विद्यार्थी की कितनी परीक्षा हुई देखिए, परंतु जो परमात्मा देता है तो मुझे लगता है कि प्रकृति ब्याज से मिल लौटा। देखिए कैबिनेट मंत्री बने, आप कब से पत्रकारिता में हैं, आप बताइए गाजियाबाद जब से बना, इस जनपद में कोई कैबिनेट बनाओ तो अब नाम बता दो। आज के 100 साल बाद भी जब नाम लिया जाएगा गाजियाबाद का पहला कैबिनेट मंत्री कौन बना, तो नाम लिया जाएगा श्री सुनील शर्मा। किससे करें, कोई काबिल नहीं मिलता, मोहब्बत किससे करें, कोई काबिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। ये बात मत करो, अब ये वही तो ठीक है कि चाचा पति या बुआ पति ठीक है, वो अपनी ऐसा गाना भजन के रूप में थोड़ा अच्छा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बहुत खूब। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कांत पाराशर, वीके टॉक इनिशिएटेड बाय विशेष कवर मीडिया समूह के आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। दोस्तों आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं श्री मयंक गोयल जी। मयंक जी जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं तथा वर्तमान में महानगर अध्यक्ष जैसी विशेष भूमिका में शहर गाजियाबाद में आप हैं। मयंक जी बहुत बहुत स्वागत है आज के। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मयंक जी बहुत सारी बातें हैं जो मन में है, विचार में है, या हमारे दर्शकों के विचार में भी थी, उसी को लेके कुछ हमने आज आपके लिए प्रश्न तो नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारी जिज्ञासा ही थी उनको हमने तैयार किया है। और हमें बिल्कुल पता है आप एक बड़े अच्छे वक्ता भी हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, तो वो सारी हमारी जो जिज्ञासा है मुझे बिल्कुल लगता है आप उसको पूर्ण रूप से हमको थैंक यू सो मच समझ पाएंगे। सबसे पहले जो सबसे प्रश्न है हमारे दर्शकों का भी, वैसे तो बहुत सारी बातें आपके बारे में जानते हैं जी, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में भी सबको पता है, फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि जो राजनीतिक सफर है आपका, मयंक जी कैसे शुरू हुआ, किस तरह से इसकी शुरुआत है, कुछ बताइए हमको, हमारे दर्शकों को। असल में बड़ा ग्रेजुअली रहा जी। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी गाजियाबाद में संघ की शाखा से जुड़ गए जी शुरुआती स्टेज में, यानी कि शुरुआती का अर्थ ये है कि उन्होंने, हम छोटे थे जी, तो क्योंकि आप जानते हैं दादा पोते का संबंध बड़ा बहुत लाड़ प्यार का संबंध होता है, आप भी समझ सकते हैं, मतलब कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो मैं अपने दादाजी का बड़ा लाडला था और वो मुझे बहुत शेयर करते थे जी। उन्होंने मुझे बताया कि 1941 में उन्होंने आरएसएस का कैंप किया कानपुर से जी सर। अब 1942 की बात बता रहे हैं, 41 में कर लिया, और उसके बाद में वो जुड़ गए स्वतंत्रता संग्राम से जी। उन दिनों संघ की शाखा यहाँ गाजियाबाद में पहली लगी कंपनी बाग में, जो पुराना कंपनी बाग आपने देखा होगा, गुलाम भारत की बात बता रहे हैं। हाँ, और उस समय जब विभाजन की विभीषिका आई, यानी कि 47, भारत
ये 2 टुकड़े हुए, हमारी भारत माँ को काटा गया, वो दर्दनाक स्टोरी है। जी उस समय मेरे दादाजी के पास यहाँ जिम्मेदारी थी जी सर। संघ की, वो कार्यवाह होते थे। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद में वो परंपरा संघ की चलती गई। उन दिनों तो कुछ राजनीतिक था नहीं। उनका सारा समय संघ में लगा दायित्व के नाते। और धीरे 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 जब अगली पीढ़ी आई तो मेरे पिताजी श्रीमान महेश चंद जी, तो वो जीवन वृत्ति स्वयंसेवक रहे संघ के। तो हम छोटेपन से हमने देखा कि हमारे दादाजी हमारे पिताजी शाखा में जाते हैं, तो हमें लगता था कि इसके अलावा जीवन में कोई और अच्छा स्थान है नहीं। जो एक भक्त का स्थान अपने मंदिर में अपने भगवान के प्रति होता है, बहुत सुंदर। वो बचपन में और आज तक हमारे मन में वो भाव रहा कि संघ की शाखा यानी कि वो हमारे लिए मंदिर है। तो उसमें जाने लगे धीरे धीरे। और वहीं से, क्योंकि मेरा जो अध्ययन हुआ वो सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ, जी सर। और सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर में हमारी छात्र संसद होती थी। अच्छा। तो उसमें जो है चुनाव होते थे। तो हमें लगा कि हम इसमें कुछ बन सकते हैं क्या। तो बड़ी घटना है, मैं हाइट मेरी छोटी है जी। तो, और शरीर भी उतना बलिष्ठ नहीं है जी। तो विद्यालय में हमें कोई नोटिस नहीं लेता था हमारा। तो जितने बड़े बड़े तकड़े तकड़े हमारे साथी होते थे जी। तो वो हम पर रौब गालिब करते थे। तो हमने अपने आचार्य जी से कहा, जी हमें कुछ बना दीजिए। तो बोले चुनाव होगा सेनापति का और आप चुने जाइए। अच्छा। तो हाथ खड़े कराए गए, हमें वोट ज्यादा मिले, हम सेनापति बन गए। तो हमने देखा सेनापति बनने के बाद में जो हमारे साथ के हमारे साथी हमारे पढ़ते थे, हमारा नोटिस नहीं लेते थे, वो हमें जयराम जी की करने लगे। अच्छा। हमारे, अब हम जो है स्टेज पर खड़े हों जी। और आरम दक्ष कराएं और वो नीचे खड़े हों। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो हम जो है मुख्य अतिथि को रिसीव कर रहे हैं। तो बड़ा हमें प्रमुखता महसूस हुई। जी। तो तब से लगा कि हाँ, कि लोकतांत्रिक तरीके से वो बीज तो तभी पड़ गया। लेकिन चीजें बदली 2006 में। मेरी जो पूज्य माताजी गाजियाबाद की पहली मेयर रही, पहली महिला मेयर रही, जी जी। स्वर्गीय दमयंती गोयल, जी जी। परिचित है उनसे, बिल्कुल भली माता बात। जी ने बिल्कुल परिचित हूँ उनके। तो वो भी एक संघ परिवार से आई, मेरे नाना जी भी संघ में थे। अच्छा सर। तो मेरी नानी जी जो है वो धार्मिक नेता थी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ में गिरफ्तारी दी कश्मीर जाके 1953। तो मेरी माताजी के जन्मजात संस्कार थे। खैर, लेकिन वो मेयर हो गई 2006 में। तो तब तक तो हम लोग संघ में काम करते थे जी। लेकिन उसके बाद में राजनीति का घर में प्रवेश हो गया। जी। माता जी के साथ एक्टिव राजनीति में प्रवेश हो गया। इसमें हल्का सा एक अंतर है। अच्छा सर। मेरे जो एक तरीके से मार्गदर्शक रहे, जी। उन्होंने बताया कि मेयर तुम्हारी माताजी बनी है, तुम नहीं बने। तो कुछ तय करो कि ऐसा ना हो जाए कि लोग ये कहने लगे कि नहीं, मेयर तो इनकी माताजी हैं और ये नेतागिरी ये कर रहे हैं। तो उस समय 3 बातें मैंने तय की अपने बड़ों के साथ, और वो मैंने बोला भी। और पहली बात उसमें ये थी कि जब तक मेरी माताजी मेयर रहेंगी, मैं लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठूंगा। ये बिल्कुल कसम उठाकर, गंगा जल उठाकर तय किया। क्या उम्र रही थी उस समय? 2006 में लगभग सब लगा लीजिए आप, अब 45 क्रॉस हो गया, तो लगभग 20 साल हो गए। 20 साल मतलब वो 25-26 साल की उम्र ऐसा थी। दौर होता है जब आदमी को इन सब चीजों की लालसा होती है और वो बड़ा इसको अपना अधिकार के रूप में देखते हैं चीजों को, क्योंकि अकेला लड़का, लेकिन मैंने तय कर लिया था। दूसरी चीज, मुझे ये परिवार में पंचायत हुई, ये कहा गया कि आप नगर निगम में थोड़ा कम आइए जाइए। मैंने कहा जी कम की परिभाषा क्या है? मान लो एक जना कहेगा कि महीने में एक बार आता है तो कम है, एक कहेगा नहीं हर महीने आता है तो ये तो एक कंपैरेटिव टर्म हो गया जी। कम और ज्यादा। मैंने कहा तय कर लेते हैं, जब तक माताजी मेयर रहेंगी मैं नगर निगम की सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, इसके दरवाजे में नहीं घुसूंगा। तब तक माताजी मेयर है तो 65 महीने उनका कार्यकाल रहा। अच्छा। तीसरी बात मैंने तय की कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली नगर निगम से, ठेकेदारों से, व्यापारिक सिस्टम में नाखून बराबर भी बिल्कुल किसी कीमत पर भी कोई संबंध नहीं रखूंगा। ये 3 चीजें तय की। 65 महीने उनका कार्यकाल रहा। 65 महीने के कार्यकाल में नगर निगम से संबंध मेरा शून्य रहा। लेकिन घर पर जो आए उनकी सेवा करना, उनको सत्कार करना, उनको जलपान पूछना, अगर माँ बिजी हैं तो उनको बैठाना करना, कोई पत्रकार आ गए, आप जैसे सीनियर लोग आ गए
तो उनके प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करना वो मेरा काम घर के सदस्य के नाते था। जी जी जी। लेकिन मैं पार्टी में उस समय एक्टिव नहीं था। नहीं थे। ये रहा। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत बात है। तो जैसे कि आपने माता जी के बारे में बताया, माता जी प्रथम महापौर थी इस गाजियाबाद की, प्रथम महिला महापौर, पहले मेयर तो डीसी गर्ग बाबू जी रहे। राइट, प्रथम महिला महापौर थी जी। तमाम। अगर उनके कार्यों को भी याद करते हैं तो सच में गाजियाबाद ने उस समय बहुत सारी ऐसी उपलब्धि देखी जो कि बड़ा मुश्किल होता है, वही दे पाता है वो सब जो बड़ा ये आपने बहुत मेहनती होता बहुत भावुक बात कही, बहुत मुश्किल। हाँ, तो क्या था, प्रधानमंत्री कांग्रेस जी, हमारे यहाँ सरकार बसपा की और सपा की जी, भाजपा का बहुमत बोर्ड में भी नहीं जी, भाजपा का उस समय तो जब वो आई कोई विधायक भी नहीं, सांसद भी नहीं, मुख्य नगर अधिकारी अच्छे थे परंतु वो शासन के दबाव में रहते थे। तो उन परिस्थितियों में बिल्कुल प्रशासन भी विपरीत, शासन भी विपरीत, केंद्र भी विपरीत और परफॉर्म करना तो परिस्थिति तो बहुत बहुत विपरीत थी। लेकिन आप ये देखिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। गाजियाबाद में यदि विजयनगर और पूरा लाइन पार्क क्षेत्र जो कहलाता था उसमें यदि सड़कों का चौड़ीकरण के साथ में दोनों ओर जो पेवर्स लगे वो लगवाना, यानी कि जो टाइल्स आती हैं इंटरलॉकिंग आती है वो लगवाना। उसके पीछे मंशा ये थी यदि बारिश होगी तो पानी जो है वाटर रिचार्ज हो जाएगा, सड़कें चौड़ी हो जाएगी और कम खर्चे में काम होगा। और जो मुख्य मार्ग है विजयनगर का, इसमें पहली बार यदि डिवाइडर बने तो उनके कार्यकाल में बने। जितने डिवाइडर उसके बाद में बने उन सबको, पार्कों का जीर्णोद्धार करना और दशमेश वाटिका का निर्माण, इसके साथ में आप लगाइए जितने भी बड़े चौराहे थे उनका नामकरण, उन पर फव्वारा लगाना, वो गुरु गोलवलकर चौक हो, गुरु तेग बहादुर जी का आर्यनगर वाला चौक हो, ये सारे कार्य उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से किए। केवल इतना ही नहीं, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाना, यानी कि रेलवे रोड पर लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा लगाई और उस समय राष्ट्र सेविका समिति की संचालिका थी प्रमिलाताई मेड़े, अभी उनका निधन हुआ 10 दिन पहले, उनको बुलाया। इतना भावपूर्ण दृश्य रहा होगा, आप वो सोचिए कि मतलब जो मन में संकल्पना की वो साक्षात दिखाई दी। मतलब मैं आपके मुंह पे नहीं कहना चाहूंगा बट सत्य है ये। बदलता गाजियाबाद की अगर हम परिकल्पना करते थे तो माता जी के ही एफर्ट से या कार्यों के समय जिस समय महापौर थी उस समय देखा गया। देखिए इस बात को आप और एक्सटेंड जब करेंगे ना, देखिए गाजियाबाद में क्या है, पूरे भारत का पहला नंदी पार्क बना। जी सर। अब क्या था कि नंदी यानी कि सांड भी सामान्य भाषा में बोलते हैं। राइट सर। अब लोग क्या कहते हैं कि जी ये सांड घूम रहे हैं, अब कोई उनको मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तेजाब डाल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो इतना अजीब जैसे भाव उनके साथ अब क्या करें, अब कर रहे हैं। तो ये कहा कि जो हिंडन नदी के तट पर अननेसेसरीली एंक्रोचमेंट ना हो, तो वहां पर बहुत कम खर्चे में 300 नंदियों को रखा गया। लोगों ने कहा कि 300 नंदी, 2 नंदी भी लड़ते हैं। तो 300 तब उन्होंने बोला एज ए मेयर कि नहीं, नंदी जो है ये बहुत समझदार प्राणी है, भगवान शिव का ये भक्त है, ये इसमें बुद्धि है। जब आप इसको परेशान करते हो, उसको भूखा रखते हो, जब तेजाब डालते हो, जब इसको डिस्टर्ब करते हो, मारते पीटते हो तो लड़ता है, ये नहीं लड़ेगा। बोले नहीं साहब ये परेशानी होगी, नहीं आप ये लगाइए। उस समय 300 थे, आज 650 नंदी है और भारत का सबसे बड़ा नंदी पार्क है। और आज तक एक नंदी ने किसी सेवक को नहीं मारा और आपस में भी कभी आपस में कोई किसी को इतनी सी नाखून बराबर लड़ाई नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कार्य किए, मतलब अद्भुत कार्य जिसे कहते हैं ना, एक आउट ऑफ द बॉक्स। तो अगर आज हम आपके आदर्श की बात करें, प्रेरणा स्रोत की बात करें राजनीतिक रूप में, तो ये हम बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि माता जी कहीं ना बिल्कुल आपकी प्रेरणा स्रोत। देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग जानते होंगे। जी जी जी। हमारे घर में जब मेरी माता जी आई होंगी, जब यानी कि 75-76 में विवाह उपरांत वो आई होंगी, उस समय हमारे यहाँ बहुत सामान्य परिवार, बहुत ही सामान्य, गाय होती थी, गाय की सेवा करनी, उपले पाथने। हमने अपनी माँ को देखा है कि इतने मंजिले पर जाके उपले पाथ रही हैं, मेहनत कर रही हैं। आधा सनातन परिवार की जो परिभाषा थी वो लेकिन वो जब तक जीवित रही, आपको बताता हूँ, मेरी दादी जी बीमार हो गई थी, उनके पाँव की हड्डी टूट गई थी, तो उनको दैनिक क्रिया कराने के लिए भी कभी मेरी माँ ने कहा कोई नौकर चाकर नहीं होगा, ये मेरी माँ है, ये मेरी सास नहीं है।
और वो जब तक रही उन्होंने रसोई एक रखी आजीवन, और उनके आदर्शों की स्थिति ये है, मेरे विवाह को 20 साल पूरे हो गए और इन 20 सालों के बाद में भी हम 4 पीढ़ियां एक साथ रह रहे हैं। एक रसोई है, एक व्यापार है, एक बैंक अकाउंट है, और आप घर आएंगे, आप आते हैं, आपने आंखों से देखा है बच्चों में आप ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मयंक का बेटा है, कौन सा भाई का बेटा है, कौन भतीजा है, कौन क्या है। ये उनके संस्कार हैं, और यही एकता जो है आज आपके समाज में आपके परिवार की पहचान भी है। लोग इसको आदर्श मानते हुए इसको कॉपी करना चाहते हैं अपने परिवारों में। बिल्कुल ठीक है। मयंक जी, आप एक ऐसे युवा नेता हैं जो बहुत शिक्षित भी देखे जाते हैं। आपने MBA किया, पहले ग्रेजुएशन की, फिर MBA किया, फिर आपने LLB करी, तमाम ऐसी डिग्रियां ली हैं आपने जो कि आप बहुत जानकारी लेकर बैठे हैं। तो मजेदार बात बता दूं, LLB मैंने जी लगभग 10 प्रयासों में की। अच्छा। LLB में मैं एक तरीके 10 बार फेल हुआ। नहीं, फेल नहीं कहते उसको, कई बार क्या होता है कि तमाम बाकी चीज में जिम्मेदारियों में समय निकाल पा। फेल कैसे हुआ मैं बताऊंगा, देखिए बताऊंगा कुछ रहस्योद्घाटन। मुझे फेल वाली बता दी थी आपने, अपने आप बता दी। आप पूरी जानकारी लेके बैठे। मैंने MBA किया सर 99 में IMT गाजियाबाद। अच्छा, परफेक्ट। और मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र जी। वहां हमें हिंदी पर तो कमांड था और इंग्लिश से पढ़ा, अंग्रेजी थोड़ी भाषा, अंग्रेजी तो आपको पता है हमारा हाथ तंग रहता है सभी लोगों का, लेकिन बहुत मेहनत की और MBA में भी मैंने मेरिट ली और IMT गाजियाबाद से। अच्छा। और उस समय कमलनाथ जी ने और उस समय कुमार मंगलम बिरला जी ने मुझे 2002 में डिग्री दी अपने हाथ से। बहुत सुंदर। ये 2002 में मेरे जीवन का बड़ा गौरव का क्षण था। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं लॉ करना चाहता था। 2002 से लेके मैंने 2023 तक हर 2 साल में, हर साल में प्रयास किया, फॉर्म भरता था। एक बार मैंने 1 सेमेस्टर पास कर लिया, दूसरे का मैं फॉर्म भरना भूल गया, डेट निकल गई। यानी कि 9 प्रयास के बाद इस बार मैं पूर्णतया मेरा LLB पूरा हो गया 2022 में। अब मैं पूरी तरह वकील हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं वकील साहब आपको। इसी में एक खिंचता हुआ प्रश्न और है कि जी, ये जो शैक्षिक योग्यताएं आपने ली, कब क्या इन शैक्षिक योग्यताओं ने आपकी जो राजनीतिक दृष्टिकोण है और आपकी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उनको कहीं प्रभावित किया? हाँ, ये बताइए। मैं बहुत ही बारीक और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। क्या है कि लॉ करने के बाद में ना, एक तो ये हुआ जैसे मैं किसी अधिकारी से बात करता हूँ, IPS से, SHO से, ACP साहब से, कमिश्नर साहब से, या कहीं बड़े स्तर पर, तो जैसे ही उनको पता चलता है ये लॉ ग्रेजुएट है, तो उनका परसेप्शन, उनकी दृष्टि मेरे प्रति अलग होती है। अलग हो जाती है। वो जानते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग इसको लीगल बात करेगा, ये लीगल बात नहीं करेगा और इसको समझेगा। राइट्स। दूसरे क्या होता है कि जैसे कोई भी तहरीर होती है, मोस्टली मुकदमे तहरीर पर चलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। और ज्यादातर लोग तहरीर कच्ची लिख देते हैं, कमजोर लिख देते हैं, उसमें पूरी बात नहीं लिखते। फिर ये कहते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये जोड़ देंगे धाराएं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो आफ्टर थॉट माना जाता है। तो अभी मैं कोई बात कहता हूं तो लॉफुल होती है। जी सर। दूसरे क्या होता है, मैंने क्योंकि फाइनेंस पढ़ा, मार्केटिंग पढ़ी, जी सर, उसका मुझे इतना जबरदस्त लाभ मिला। आप ये देखिए, मेरे फेसबुक पर 7 लाख और मतलब फॉलोवर है, और मैं कोई पेड मेरा नहीं है, मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। ये मेरे बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉलोवर्स। ये होमवर्क भी हमने कर लिया कि आपका कोई भी पेड प्रमोशन वाला सिस्टम नहीं है। तो मुझे क्योंकि पेड आता ही नहीं है करना, खुद ही चलाता हूँ। नहीं, वो आपके अंदर की एक सरलता भी है, आपकी सच्चाई भी। नहीं, थैंक यू सो मच। तो उसमें क्या है भाई साहब, पूरा का पूरा जो मेरा मार्केटिंग का सिस्टम बना, वो यह समझदारी मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में आई, वो मुझे MBA करके आई। जी सर। देखिए, अब जैसे कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ आता है मिलने, महानगर अध्यक्ष के दायित्व के बाद की बात है, तो नाम, पता, फोन नंबर एक मेरे साथी कार्यकर्ता वो नोट करेंगे। वो नोट करने के बाद में उसको डिजिटलाइज करेंगे। डिजिटलाइज करके शाम को मुझे PDF में भेजेंगे कि ये 35 लोग या 40 लोग आपसे मिलने आए। उनका नाम शामिल हो जाएगा मेरी ब्रॉडकास्ट में। उनको मेरे राम रहीम के WhatsApp जाने लगेंगे। पार्टी के कार्यों की, हमारी मोदी जी के कार्यों की, योगी जी के अच्छे कार्यों की, जो उपलब्धियां हैं उनका मैसेज धीरे धीरे छोटा छोटा, ज्यादा नहीं भेजते, जाने लगेगा। और अगली बार जब वो फोन करेगा तो मैं उससे फोन उसका उठाकर कहूंगा, हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं, तरुण जी बताइए, पाराशर जी कौन बोल रहे हैं, मैं नाम लेके बात करूँ। राइट सर।
तो वो सब सीखा हमने अपनी मार्केटिंग में, अपने सिस्टम में, वो आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ हो रहा है। एक मैं आपको उद्धृत करना चाहूंगा उदाहरण। 2014 मोदी जी का उस समय युग आने वाला था, देश में मोदी मोदी चल रहा था, और 2013 के एंड में ये कहा गया हमसे कि आप सदस्यता कीजिए। तो सब लोग उन दिनों पर्ची से सदस्यता करते थे। आदरणीय नीरज सिंह जी, जो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, जी। वो गाजियाबाद में उन्होंने कहा कि कुछ नया करो। तो हमने कहा क्या करें साहब? तो बोले हमें ऑनलाइन सदस्यता करनी है। तो पहली बार भारत में ऑनलाइन सदस्यता, ये मैं जब जनरल सेक्रेटरी यहां का था तब हमने की, और हमने एक 10 अंकों का टोल फ्री नंबर दिया। जगह जब हमने स्टॉल लगाए, और उन स्टॉल पर कोई व्यक्ति मिस कॉल करता था, कोई भी नौजवान, और उसमें आता था नाउ यू हैव बिकम द वॉलंटियर फॉर नमो। उसका प्रोग्राम का नाम रखा वॉलंटियर फॉर नमो। 85,000 नौजवानों ने उसमें मिस कॉल की। उनको हमने सूचीबद्ध किया, कंप्यूटर पे डाला, उनको SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक पर जोड़ा, और उसका परिणाम ये निकला 2014 में जब जनरल वीके सिंह चुनाव लड़े, 6.25 लाख वोट से चुनाव जीता। ऐतिहासिक था। तो ये जो सीखते हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे काम आती है, वो रीच करती है लास्ट पॉइंट तक और हेल्प करती है लोगों को। क्योंकि मैं तो एक देखता हूँ, महानगर अध्यक्ष की भूमिका सिर्फ संगठनात्मक नहीं होती है, वो डॉक्टर की भूमिका में भी होता है, वो एक वकील की भूमिका में भी है, वो एक कार्यकर्ता की भूमिका, मतलब हर तरीके की मदद आपको काउंसलिंग या लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, और ये शिक्षा बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है और आपको मदद भी करती है। बहन जी, ये सारी बातें तो कुछ ऐसी रही जो बहुत कुछ जानने को मिला इनमें आपसे। अब मैं कुछ शहर गाजियाबाद से संबंधित कुछ राजनीतिक चर्चाओं में आपके साथ आना चाहूंगा। जी जरूर जरूर, क्योंकि आप बेसिकली राजनीतिक एक मंझोर राजनीतिक के रूप में देखे जाते हैं गाजियाबाद में, संघर्षशील और बड़े मेहनती राजनेता के रूप में आपको लोग देखते हैं जी। मानवाध्यक्ष पद की आप, मुझे लगता है तो अभी तो 4 महीने लगभग हो गए आपको इस नियुक्ति पे। इस रेस को भी अगर देखा जाए तो तमाम लोग इस रेस में थे, ये बात सही, बहुत लोग थे, तमाम योग्य लोग भी थे, आपकी योग्यता भी बिल्कुल वहां पर शीर्ष पे ही थी, किसी से कम नहीं थी, तमाम कशमकश चल रही थी, लेकिन अंत में निर्णय आपकी तरफ ही तय हुआ जी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कि हो सकता है मेरा प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाए, आप इसको ऐसे देखते हैं कि आप क्या ज्यादा योग्य थे उनसे, या आप इसको ऐसे देखते हैं कि जो संगठन था जिसको यह तय करना था उन्होंने आपको ज्यादा योग्य समझा, या आप ऐसे देखते हैं कि शायद जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग आपके साथ ज्यादा रहा और कुछ के साथ कम रहा? किस तरह से देखना चाहेंगे इसको, आप क्या बताना चाहेंगे इसको? देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को भूमिका अलग अलग मिलती रहती है जी। और मुझे महामंत्री के नाते भी बहुत मन में आनंद है कि मैंने एज ए महामंत्री, मेरा जो कार्यकाल था 15 साल हो गए। जी सर। शानदार कार्यकाल रहा। हमने रिकॉर्ड बनाया धरने का, प्रदर्शन का, सपा सरकार को बेनकाब करने का। यानी कि आप यकीन करेंगे, हमने RDC में नाले के बाहर 48 घंटे और निराहार रहकर, अनशन करके और सरकार को चुनौती देने का काम किया। कितनी बार हमने उस समय जो है पथराव किए, कितनी बार हमने पुतले फूके, कितनी बार हमने जो कुछ करा गया हमसे किसी भी सीमा तक जाकर। मयंक गोयल क्या हिंसा पे भी विश्वास रखते हैं? देखिए, हिंसा पर तो विश्वास बिल्कुल नहीं रखते, लेकिन उस समय जो परिस्थितियां थी हमारी, जी सर, उसमें यदि हमें सामने से, और जब दलन किया गया जी, और हमारे अधिकारियों ने ये कहा कि आपको आगे बढ़ना है, तो हमने किसी भी सीमा तक जाकर, आप वो एक, मैं आपके अक्सर उसमें जब आप पब्लिक में मासिस में बोलते हैं, आप बहुत अच्छा एक वो बोलते हैं, एक आपका महाराणा प्रताप के ऊपर, हाँ, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, ये सुना, ये सर, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, बहुत सुंदर, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, अच्छा, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो राष्ट्र के लिए, महाभारती के लिए तीर में गोयल जी भी तीर फेंकने के तैयार रहते हैं, चाहे पत्थर हो तीर हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, महामंत्री वाला कार्यकाल, उसके बाद में मुझे
5 बार, अच्छा सर। 5 टाइम अकेला, ऐसा मैं भाग्यशाली मैं अपने को मानता हूं, कार्यकर्ता हूं भाजपा का, जिसे हमेशा भूमिका मिली। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, उस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष थे पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। मुझे सेक्रेटरी बनाया गया, मैं 2 टर्म सेक्रेटरी रहा उनके साथ। अच्छा अच्छा। उसके बाद में श्री अश्विनी त्यागी जी आए, उनके साथ भी मैं जो है रीजनल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मुझे 4था टर्म मिला श्री मोहित बेनीवाल जी, जो इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी हैं, उनके साथ में वाइस प्रेसिडेंट रहा। और 5वां टर्म मेरा चल रहा है अभी भी एट प्रेजेंट, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, पश्चिम का अभी तो कंटिन्यू है वो दायित्व। हालांकि मैं महानगर अध्यक्ष हो गया तो दायित्व से एक तरीके से विमुक्ति हो गई। जी। और मेरठ का मैं प्रभारी, अच्छा। और उससे पहले मैं हापुड़ का प्रभारी रहा। और पश्चिम में पिछले 8 साल में अनवरत मैं किसी ना किसी अभियान का संयोजक रहा हूं। तो इतने दायित्वों को निभाने का मुझे अवसर मिला। और आज की डेट में जब मुझे महानगर अध्यक्ष पार्टी ने बनाया, हो सकता है कुछ जनप्रतिनिधियों ने समर्थन किया हो, कुछ ने समर्थन न किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमसे टकराएगा वो हम में मिल जाएगा। बहुत सुंदर। मैं तो समझे आप कहने वाले वो चूर चूर ना। हमारे सरसंघ चालक जी कहते हैं सर्वेशाम अविरोधेन, किसी का विरोध नहीं चाहिए, ना विरोध करना है। जो हम में से टकराएगा वो हम में मिल जाएगा। चलिए मैम जी, ये तो बहुत ही सुंदर शब्द आपने मुझे भी सिखाए हैं जीवन के लिए। और तो मतलब आप मूल रूप से ये मानते हो कि उस रेस में, उस महानगर अध्यक्ष की जब लड़ाई चल रही थी दायित्व को लेके, तो पार्टी कहीं बटी नहीं हुई थी, जनप्रतिनिधियों ने ऐसा कोई विरोध सामने नहीं रखा। लेकिन कोई तो जनप्रतिनिधि ऐसा भी होगा, जैसा मैंने सुनने में आया था, जो आपका अच्छी तरह से समर्थन कर रहे थे, या है ना, और कुछ लोग दबे पांव विरोध बहुत ज्यादा कर रहे थे। देखिए मैं आपको बता, इसमें विरोध और समर्थन तो राजनीति का हिस्सा है, और मुझे लगता है कि विरोध और समर्थन का अधिकार भी। यदि आप मेरा विरोध कर रहे हैं तो मुद्दों पर करिए ना। आप मेरा विरोध विषयों पर करिए, विरोध करने में क्या जा रहा है। हाँ, मैं क्यों नहीं बन सकता, इस पे करिए, मेरी योग्यता पे करिए, योग्यता पर करिए। मैंने पार्टी छोड़ी, मैंने कोई पार्टी का बुरा काम करा, मैंने किसी का पुतला फूंका हो, मैंने कोई विरोध करा हो, तो देखिए खुली किताब है जीवन। 2012 से लेके 2024 तक का मेरा सारा सफर राजनीति का, और उससे पहले का भी मेरे परिवार का, मेरे पुरखों का देखा है। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। आदरणीय अतुल जी के और मेरे नाम पर चर्चा हुई विधानसभा में जी। उनका 2017 में जब टिकट हुआ, अच्छा तो उस समय 2 लोगों का नाम बहुत प्रबलता से था, और ये अतुल जी के शब्द हैं कि मैं सोच रहा था कि मयंक को मैं कैसे मनाऊंगा। लेकिन ठीक है, मेरा मन भी भारी था, आंखों में नमी भी थी, लेकिन सुबह उठा, अपने साथियों को इकट्ठा किया, बढ़िया फूल मालाएं मंगाई, बढ़िया बुके मंगाया, और क्योंकि वो पार्टी के प्रत्याशी हो गए, उनके गले में माला डाली, तिलक किया, उनके विजय की शुभकामनाएं दी, और झोली फैलाकर जनता से वोट मांगी। अतुल गर्ग जी और आपके रिश्ते बारे में जो चर्चा में है वो ये है कि आप उनको चचा के रूप में संबोधित करते हैं, घर पे, परिवार में, समाज में, और मुझे लगता है वो भी आपको भतीजे के रूप में बिल्कुल देखते होंगे, अगर आप चाचा के रूप में उनको देखते हैं। जी। तो इस रिश्ते को लेके आप क्या बताना चाहेंगे? सच में ही एक ये मजबूत रिश्ता है, कड़ी है, बिल्कुल आपस में एक दूसरे सामंजस्य में रहते हैं, कोई एक दूसरे का विरोध भाव नहीं होता, क्या बताना चाहेंगे? देखिए एक होता है मतभेद, जी, एक होता है मनभेद। जी। मतभेद तो पिता पुत्र में भी हो सकते हैं जी, और क्यों नहीं होंगे। आप बताइए, आपसे भी इन्होंने पूछा कि आप चाय लेंगे कॉफी, आपने कहा मैं कॉफी, मैंने कहा चाय, तो आपका और मेरा मत अलग हो गया। पर मैं आपकी चाय आ गई, उसमें उस कॉफी आ गई, मैं उसमें हाथ मार दूं, ऐसा तो उचित नहीं है। मनभेद नहीं होना चाहिए, और मतभेद यदि है भी तो राजनीति में उनका स्वागत करना चाहिए। और रही रिश्ते की बात, तो रिश्ता तो आप इस शहर में, मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप जनरल वीके सिंह जी के चरण स्पर्श करते हो, उनका बड़ा सम्मान करते हो जी। तो मैं आपको बता दूं, मुझे अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद जी, मैं सभी पूर्व अध्यक्षों के घर गया, श्री अशोक मोंगा जी के, अजय शर्मा जी के, संजीव शर्मा जी के, और बनते ही आदरणीय सुनील शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके यहाँ गया,
श्री अतुल गर्ग जी के भी घर पर मैं गया, सुनीता दयाल जी के घर पर गया, सभी वरिष्ठ नेताओं के यहाँ मुझे लगता है कोई शायद छूटा होगा तो अब भी जा रहा हूं। और मुझे लगता है ये एक हमारा राजनीतिक कर्तव्य है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना है। और रही संबोधन की बात, तो मुझे लगता है हम पुराने शहर के लोग हैं। अब आप मेरे साथ हैं तो अगर मैं आपको भाई साहब बोल दूंगा या मेरे बच्चे आपको चाचा जी या ताऊ जी बोल देंगे तो ये तो उनको आशीर्वाद मिलेगा आपका। सुरेंद्र गोयल जी को मैंने, वो मेरे पिताजी से शायद 6 महीने बड़े रहे, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनको भी हमेशा ताऊ जी बोला। आदरणीय सुनीता जी हैं तो दुनिया ने बहन जी बोले, पर मेरे पिताजी ने बहन जी बोलते, मैं उन्हें बुआ बोलता हूँ। आशा शर्मा जी को मैं बुआ बोलता हूँ और वो भी मुझे ऐसे बेटा ऐसे भतीजा मानती हैं। इसको मतलब ये जो रिश्ते हैं एक तरह से इनको शहर का एक चलन माना जाए। हाँ। या सच में दिल से भी एक ये मोहब्बत है आपस में, मतलब मैं ये समझना चाहूंगा। मोहब्बत किससे करें, कोई काबिल नहीं मिलता। बहुत सुंदर। मोहब्बत जी जी किससे करें, कोई काबिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। ये बात मत करो मोहब्बत की। अब ये वहीं तक ठीक है कि चाचा भतीजे या बुआ भतीजे ठीक है, वो अपनी जगह है। नहीं, लेकिन बात है, संस्कार है हमारे परिवार के, वो तो जीवन भर हर एक के साथ बने रहेंगे। मैं सब सम्मान में कभी कमी नहीं। अभी चचा की ही बात चल रही है, अभी फेसबुक में मैं देख रहा था साहब परिवार, आप और भाभी जी भी शायद जी चचा के साथ परिवार के साथ कहीं चचा भेंट में थे, शायद दिल्ली उनके निवास पे, दिल्ली निवास पे शायद भोजन की प्रक्रिया भी चल रही। हाँ जी, हाँ जी। चचा के साथ क्या राजनीतिक चर्चाएं रही? राजनीतिक चर्चा उनके साथ में बहुत ही खुले मन से मेरी होती है जी सर। और उनकी खासियत यह है कि वो छुपाते नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगा, तो छुपाते नहीं। तो पुराना परिवार है, वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, उन्हें हमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। उधार तो आप भी नहीं रखोगे। तो जताया तो उन्होंने भी नहीं, छुपाया ही छुपाया है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। मैं आपको बताता हूँ वास्तव में। देखिए, मैं बहुत आपको मन से बता रहा हूँ कि मेरे अध्यक्ष होने के बाद में जितने कार्यक्रम मुझे पार्टी ने दिए एज ए अध्यक्ष मैंने किए, मैं बहुत खुले मन से कह रहा हूँ, वो हर कार्यक्रम में आए और उन्होंने बहुत शानदार भाषण भी दिए, हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को मोटिवेट किया। हमारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, बेंचमार्क प्रोग्राम शौर्य तिरंगा यात्रा। 25,000 के लोग उसमें सड़कों पर उतरे और वो गाजियाबाद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। उसमें आदरणीय अतुल जी, हमारे माननीय सांसद जी, पूरे समय मंच पर रहे, बाकायदा तिरंगा झंडा लेके वो मेरे साथ चले। एज ए मैं अध्यक्ष हूं, उन्होंने मुझे कभी भी किसी सपोर्ट में, मतलब बहुत सपोर्ट किया। ये तो नहीं जब भीड़ मेरी हो ही गई तो झंडा तो भैया भी उठा लेंगे। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। अब आप इस तरह नहीं, ज्यादा इसमें नहीं, मेरा इसमें कोई सोच का विषय नहीं है। ये तो बात निकली तो थोड़ी दूर तक लग जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ एज ए अध्यक्ष, जी, मुझे उनका पूरा आशीर्वाद, पूरा प्रेम मिल रहा है। और फिर मैं कह रहा हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात को रखने की परंपरा है। यदि मेरा कोई मतभेद है, अगर मेरा मतभेद है तो मैं मीडिया में क्यों कहूंगा, मैं पॉडकास्ट में क्यों कहूंगा? नहीं कहना चाहिए, नहीं, हमारी मर्यादा है। यदि मुझसे भी उनका मतभेद होगा, हो सकता है, नहीं ठीक, वो मतभेद उन्हें जहां रखना है वहां रखेंगे, लेकिन हम अपने रिश्ते क्यों खराब करें? बहुत अच्छी बात कही आपने कि राजनीतिक मतभेद का मतलब ये नहीं है कि हम सामाजिक रूप में उस चीज को चर्चा करें, और मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं, कतई नहीं, बहुत ठीक बात है। मैं जी, देखिए, यही एक योग्य नेता या जो लीडर होता है उसके शब्द होते हैं, और वही मैं बहुत ही खूबसूरती से आपसे समझ पा रहा हूँ इन रिश्तों को भी, जो आप बताना चाह रहे हैं, जो नहीं बताना चाह रहे, लेकिन खूबसूरती बहुत है उसमें। मैं सब कुछ तो बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा। नहीं, मतलब मैं तारीफ। थैंक यू आपका। मुझे लगता है, और ये बड़ा गर्व मुझे भी गर्व होता है आपके परिवार को देख के, कि हमारे गाजियाबाद में एक ऐसा परिवार है जिसने संघ की और भाजपा की, माँ भारती की इतनी सेवा करी है, और जब भी उसको जो दायित्व दिया गया है, चाहे वो संघर्षों का हो,
चाहे वो कोई भी हो, उसको उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया है। आपके दादाजी से बात शुरुआत हुई थी, आपने बताया, फिर आपके फादर साहब की बात चली, फिर माताजी की बात चली। अब चौथी पीढ़ी के रूप में आप इस रोल में है कि माँ भारती की सेवा आप कर रहे हैं, भाजपा के आदर्शों पे चलते हुए, आरएसएस के आदर्शों पे चलते हुए। बट कभी-कभी कुछ असहज या अजीब नहीं लगता? मतलब मैं थोड़ा-सा अब ब्लंट होके 1-2 बात पूछूँगा आपसे, बताइए। और आप अपनी वही राजनीतिक शैली में, मुझे पता है, उत्तर दे पाएँगे। अभी जो वर्तमान में हमारे शहर से विधायक हैं संजीव शर्मा जी, अगर मैं उनकी पृष्ठभूमि में जाता हूँ तो कुछ समय पहले नहीं, लगभग जब भाजपा का एक चलन शुरू हुआ, जब संघर्ष के बाद एक वक़्त आया जब कि भाजपा सेवा दे पाई इस राष्ट्र को, प्रदेश को, तभी वो किसी और पार्टी से इस पार्टी में आए। आप और वो लगभग एक समय ही फिर महामंत्री हाँ, के एक साथ रहे, एक टीम में रहे। दायित्व में रहे। उसके बाद लेकिन उस दायित्व में देखा कि वो उनको एकदम पैरा ड्रॉपिंग होती रही, हेलीकॉप्टर से उठा-उठा के आगे भगाते रहे। आपको कहा कि आप 100 मीटर की दौड़ में दौड़ते रहिए। वो शहर अध्यक्ष पहले बन गए, उन्होंने शहर अध्यक्ष की भूमिका में रहे, आपको और संघर्ष दे दिए गए। अब जब चुनाव की भी बारी आई, जब आदरणीय अतुल गर्ग जी संसद की भूमिका में आए, ये सीट उपचुनाव के लिए खाली हुई। उसमें भी मैं आपको दिल की बात बताऊं तो मेरे मुँह से तो हर जगह यही निकलता था कि शायद भाई साहब को ये दायित्व शायद मिलना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है कि वो मूल रूप से इसी धरती से हैं। मूल रूप से उनके परिवार ने उस पृष्ठभूमि में काम किया हुआ है, लाइन पार बहुत मेहनत करी हुई है, और पार्टी से भी एक बहुत पुराना एक आदर्शवादी चेहरा है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ रिश्तों ने हमें आगे ना आने दिया, तो टिकट कहीं और चली गई। वो अब विधायक भी बन गए आपसे पहले, और आपको, अब आप महानगर के अध्यक्ष हैं। तो इस भूमिका में आप कैसे देखते हैं अपने आप को? मुझे कभी-कभी कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगा एक सेकंड के लिए भी। देखिए, कारण क्या है कि देखिए, वो राजनीति में मैं जी 1 मिनट इंटरप्ट करूँगा, अपने आप को कई बार असहज नहीं लगता, लेकिन आपको प्यार करने वाले लोग, या जो आपके लिए सोचते हैं, या जिनको जानते हैं कि मैं बताऊंगा। आप ही थे जो इसको, जिसको इस पद पे ग्रीवाई लेनी देखिए, मैं चाहिए आपको थी, बताता नहीं हूँ। ले पाई, तो उनका देखिए, भी मैं आपको दुःख कई बताता बार अपने दुःख में शामिल हो देखिए, मैं जाता बताता है। हूँ। दो परिस्थितियां हैं। हम्म। एक, भगवान कृष्ण ने जो कहा, सुख दुखे समे कृत्वा जी, लाभा लाभो जय जीव ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। बहुत सुंदर। अब कहने के लिए तो है, जी। पर सुख में और दुख में हमें सम रहना है। अच्छा। ये कहने के लिए तो है, पर जीवन में उतारने के लिए क्या है? हम्म। अब मान लीजिए दो लोग भाग रहे हैं रेस में, एक जीत गया, जो जीत गया, हम्म। और जो रनर अप रह गया। हम्म। मेरा मन नहीं है रनर अप को उसके तिलक करके, माला डाल के, उसको मेडल देके सम्मानित करना चाहिए, और रनर अप को सोचना चाहिए कि ये मुझसे आगे निकला है, हम्म। तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर मुझसे अच्छा होगा ही। वो मुझे अगली बार अपने आप को अच्छे से तैयार करना है, अपने को और मजबूत करना है, अपने को और सज्ज करना है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो सामने वाले की सफलता से असहज होता है। कई लोग आपने देखे होंगे कि वो पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करते हैं। पर मेरा मानना यह है कि जो मूल कार्यकर्ता है भाजपा का, मैं नहीं, कोई भी मूल कार्यकर्ता, ठीक है। वो पार्टी के निर्णय को 100% शिरोधार्य करता है, सरमाथी लेता है, लेना चाहिए, जी। कोई खास बात नहीं। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के धैर्य की परीक्षा थोड़ी ज्यादा होती है, तो अच्छी बात है। इसमें परीक्षा देने के लिए तैयार हूं सदा, कोई मुझे कष्ट नहीं है। कष्ट नहीं। चलिए, बहुत बहुत भविष्य अभी तमाम है, अभी बहन जी बहुत छोटी उम्र में है, संगठन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 2027 की अगर मैं बात करता हूँ, चुनाव बिल्कुल सर पे है, और जिस समय आप महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ बनाए गए हैं। इस समय बहुत सारे फैक्टर्स मुझे लगता है रहेंगे भी। एंटी इनकम्बेंसी एक पार्ट हो सकता है, 10 साल की सरकार एक पार्ट हो सकता है, कुछ लोग
उगते सूरज में बनाए गए थे। कुछ लोग संघर्ष काल के समय में, मैं अभी भी संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, और मुझे पूर्ण आश्वस्त हूँ और पता है कि भाजपा पुनः कलरफुल होकर सरकार बनाएगी जी, और मयंक धन्यवाद। जी पूरी 5 विधानसभा अपनी अपने नेतृत्व में निकाल के बहुत लाएंगे। लेकिन धन्यवाद। अगर शहर संगठन की जगह आपको इस होने वाले चुनाव में विधायक के लिए आपको अगर मैं आपको पार्टी बताऊं, कहती है, बहुत सशक्त नेतृत्व हमारे पास है। अजीतपाल त्यागी जी जी हमारे विधायक हैं मुरादनगर से, जी और अभी आदरणीय राजपाल त्यागी जी का स्वर्गवास हुआ। मैं उन्हें जननेता मानता, जनता के नेता। 50 साल उस परिवार ने समाज की सेवा की, सेवा दी। और अजीतपाल त्यागी जी पर कोई आरोप किसी प्रकार का, प्रभु कृपा से, इसमें मैं प्रभु की कृपा मानूंगा, आज तक कोई आरोप नहीं है। और आज भी वो अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चलकर जी सेवा कर रहे हैं मुरादनगर में। इधर संजीव शर्मा जी सदर विधानसभा में हैं, जी जीते हुए हैं, जी और तीसरी विधानसभा हमारी, जो कि भारत की सबसे बड़ी विधानसभा, जी और मैं समझता हूं राजनेताओं के लिए आदर्श हैं श्री सुनील शर्मा जी। बिल्कुल ठीक। और उनके विद्यार्थी की कितनी परीक्षा हुई देखिए, परंतु जब परमात्मा देता है तो मुझे लगता है कि प्रकृति ब्याज में लौटाती है। देखिए, कैबिनेट मंत्री बने जी आप, कब से पत्रकारिता में हैं आप, बताइए गाजियाबाद जब से बना, इस जनपद में कोई कैबिनेट बनाओ तो अब नाम बता दो। आज के 100 साल बाद भी जब नाम लिया जाएगा गाजियाबाद का पहला कैबिनेट मंत्री कौन बना, जी जी तो नाम लिया जाएगा श्री सुनील शर्मा जी। वो एक जनता से जुड़े नेता, बड़े नेता, लगातार कई बार जीते हुए नेता हैं। हम बहुत जबरदस्त नेतृत्व है, और मैं ये आपको वादा कर सकता हूं कि भाजपा जीतेगी, मजबूती से जीतेगी। और जब भाजपा जीतेगी और मैं महानगर अध्यक्ष हूं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सदर सीट या कोई और सीट में सारी मैं जीतूंगा? मैं इस दृष्टि से सोचता ही नहीं कि मुझे क्या मिलेगा। भाजपा जीतेगी तो मुझे सब कुछ मिलेगा। अगर आपकी चॉइस मांगी गई ऐसे महानगर अध्यक्ष और सदर सीट की बात आई, तो आप पुनः संजीव शर्मा जी की, मुझे आपको यकीन मानिए, मुझे किसी से कोई कष्ट नहीं। जी सर। भाजपा जीते और भाजपा के अधिकारी निर्णय लें, वो जिसको लड़ाएंगे, जो वो चाहेंगे, जो उनका निर्णय होगा, वो अक्षरशः पालन होगा। ठीक है, मयंक गोयल जी संगठन में जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, इतना है। उनको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है, कौन चुनाव में लड़ रहा है। उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि जिस पार्टी की वो सेवा कर रहे हैं, माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, उस माँ भारती को एक अच्छा दायित्व हमेशा मिलता रहे उत्तर प्रदेश। यही मयंक जी की काम। बिल्कुल बिल्कुल। मयंक जी, अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें वर्तमान में, सभी से आपकी बहुत ही अच्छे संबंध है, आपने बताया भी, पर फिर भी अगर कुछ छोटे छोटे मुद्दों पे अगर मैं उन जनप्रतिनिधियों की बात करूं, अगर रेटिंग की बात करें, अगर जैसे हम्बल कौन है, सरल कौन है, सरकारी योजनाओं को पटल पे लाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, और जो कौन सबसे ज्यादा भागदौड़ भी करता है, तो उसमें आप अपने वर्तमान जो लीडरशिप है गाजियाबाद जिले की, मूल रूप से आप किसको रेटिंग देंगे, किसको कहेंगे कि हाँ ये इनसे मैं बहुत प्रभावित? तो मुश्किल प्रश्न है, अब आप कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। देखिए, सभी नेताओं के अपने अपने गुण हैं, और जो भी नेता हमारे यहाँ बने, लंबे समय संघर्ष करके बने हैं, जनता के बीच रहकर बने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुनील शर्मा जी का जो व्यक्तित्व है, मैं मानता हूं कार्यकर्ता के लिए वो अनुकरणीय व्यक्तित्व, और उसके पीछे मेरा एक बहुत सिंपल लॉजिक है। वो बिल्कुल नीर क्षीर विवेक के साथ चलते हैं। उन्हें पता है मेरे ये डूज हैं, ये मेरे डोंट्स हैं। किसी कीमत पर धोखा नहीं देना, झूठा आश्वासन नहीं देना। यदि कड़वी बात करनी है तो कड़वी बात भी करेंगे। यदि उन्होंने हिंदुत्व पर बोलना है तो हिंदुत्व पर ही बोलना है। यदि उन्हें टोपी नहीं लगानी तो नहीं लगानी। यदि उन्हें बिना बात जो है ड्रामेबाजी नहीं करनी तो नहीं करनी। यदि उन्हें तिलक लगाना, यदि उन्हें भगवान परशुराम का फरसा उठाना है तो उठाना है। यदि उन्हें पूजा करनी है तो उन्हें इसमें कोई गुरेज नहीं है कि पूजा कर रहा हूं, छुपाना नहीं है। तो वो एक तो स्पष्टता उनकी। दूसरे, पिछले दिनों आपने उनकी रामचर्चा अगर देखी, हाँ बिल्कुल देखी थी जनाब,
मैं तो उनसे कहता हूं, मैंने कहा अभी कई कथावाचक जो है वो शहर छोड़ के जाने वाले हैं। तो वास्तव में क्या है कि आप जब देखेंगे और उनको सुनेंगे, बनावट नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा एक लगते हैं। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के लिए वो एक प्रेरणा पुंज है। तो अब रेटिंग जैसी बात तो नहीं है, मुझे तो सच पूछिए, मुझे तो सभी ने सहयोग किया, सभी बहुत अच्छे हैं जी। अजीत पाल जी हैं, मैंने उनके बारे में आपको बताया कि मतलब अनपैरेलल व्यक्ति है। वो क्या है कि वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, उन्होंने जो तय कर लिया उसमें फिर वो दाएं बाएं जाने वाले नहीं है। और जहां तक भाई अतुल गर्ग जी का सवाल है, तो वे बड़े नेता हैं, सांसद बड़े कैसे? सांसद तो हैं ही, तो बड़े तो हैं ही। अच्छा, मतलब सांसद बड़ा नेता माना जाता है, आप छोटा मानते हैं सांसद? नहीं मेरा मैं तो नहीं, फिर आप ना आप बातों को नहीं, मैं थोड़ा बड़ा जो शब्द आपकी हिंदी से निकल गया शब्द को, इससे इसको समझने की जरा कोशिश कर रहा था। हमारे शब्द का डाइसेक्शन करेंगे। चलिए साहब, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, आपका स्नेह आपका प्यार जग जाहिर है, और प्रभु इसे यूं ही बनाए रख के हम सबकी इसमें शुभकामनाएं हैं। आपका चाचा भतीजे का प्यार, बाकी तमाम लोगों का प्यार, सुनील जी की तरफ आपका स्नेह, माननीय अजीत जी की तरफ आपका स्नेह, सब ऐसे बना रहे ईश्वर, संजीव जी की तरफ आपका स्नेह ऐसे बना रहे। तो कुछ ये कुछ मुद्दे थे जो जिला गाजियाबाद को हमने डिस्कस किया, जो डायरेक्ट आपसे अटैच थे, बिल्कुल उससे हमने आपको उनको छूने की कोशिश करी, और आप बड़े सच्चाई से उन चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अब प्रदेश लेवल की मैं बात करूंगा, राष्ट्र लेवल की बात करूंगा, और उन पे भी चर्चा बहुत जरूरी है। आपका विवेक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जिले गाजियाबाद से कब आप प्रदेश में या राष्ट्र में चले जाएं, ये भी इस पार्टी में सचमुच योग्यता के तौर पे होता है, और पूर्ण योग्य आप हैं। अभी जो कुछ विवादों को लेकर मैं बात करूंगा, सबसे पहला विवाद है वो मराठी भाषा का विवाद सर, जो चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे संक्षिप्त में? भाषा तो मराठी भाषा भी हमारी मातृभाषा है जी, और महाराष्ट्र ने पूरे भारत का मार्गदर्शन, शिवाजी महाराज ने मार्गदर्शन किया, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने मार्गदर्शन किया, परम पूज्य हमारे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी से लेके आज तक पूरा महाराष्ट्र पूरे देश का मार्गदर्शन करता आया है, समर्थ गुरु रामदास जी के जमाने से। और मराठी भाषा हमारी हृदय की भाषा है, और कोई इस भाषा के प्रति किसी के मन में कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये भी स्पष्टता होनी चाहिए कि हिंदी पूरे भारत की मातृभाषा, तो और हमारी लिंक लैंग्वेज है, हम सभी पूरे भारत में हिंदी के प्रति एक अगाध श्रद्धा है, वो हमारी राष्ट्रभाषा भी है, तो इसमें विवाद वाली बात ही नहीं है। ये देखिए, इसका राजनीतिकरण हो रहा है इस भाषा का, जिस पार्टी के पास कोई बेस नहीं बचा, वो कोई नहीं कर रहा, कोई मुद्दे नहीं बचे, तो वो तो की बात है ना, ये सब पब्लिक को बरगलाने की बात कर ही नहीं। तो आप पूर्ण रूप से इससे सहमत हैं, और आप जानते हैं मुद्दा बड़ा छोटा है, करते रहिए जिन्हें करना है। अब भाजपा लगातार जीत रही है, जी जी जी, और जीतेगी, बहुत सुंदर। ये सब नहीं करना चाहिए। तमाम जिहाद चल रहे हैं, हाँ, धर्मांतरण की बातें हो रही हैं, कभी लव जिहाद हो जाती है, कभी जिम जिहाद की बात चल रही है। अभी छंबूर बाबा का भी एक, ये पता नहीं बाबा कहाँ से निकले आए, 80-90 साल के, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इतना बड़ा रैकेट इतने समय से चल रहा है, हमारी आईबी सीबीआई लोग। देखिए बिल्कुल, देखिए अटल जी ने एक बार कहा था, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, करना मैंने जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखलाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तो कभी नहीं चाहता धर्मांतरण कराना। पूरे विश्व की पहली मस्जिद केरल में भारत में बनी, पूरे विश्व में इस्लाम के 62 सेक्ट्स हैं, फिरके 62 हैं, दुनिया के किसी देश में नहीं है, भारत में 62 के 62 पाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो कभी किसी इस्लामिक व्यक्ति को छोटा समझा नहीं गया, कभी धर्म के आधार पे कुछ नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, कड़वा सच है। बिल्कुल ठीक। आज पाकिस्तान में कितना हिंदू है? बिल्कुल ठीक बात है, 1% भी नहीं रह गया।
बताइए कौन कहाँ चले 15% गए? से 1% हैं? रह गया। और और भारत यहाँ 3% से 40% के मतलब आसपास जो भी 20, कहते हैं, 25, हाँ, 15, 18 जो भी उनका जबरदस्त फ्लरिश हो रहे हैं, वो फ्लरिश हो रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाके हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 कम्युनिटी यदि पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान इन तीनों देशों में कहीं भी हैं तो वो भारत में आएंगे और उनको भारत मां अपनी गोदी में शरण देगी, उनको नागरिकता मिलेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये मोदी जी लेकर आए, मोदी जी, नहीं तो उनके प्राण वहां चले जाते। तो ये सब जो हो रहा है धर्मांतरण के नाम पर और ये जिहाद के नाम पर, ये तो बहुत ही निंदनीय है, ये टॉलरेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों तो आप क्या सजा इन लोगों के लिए सोचते हैं आप? और ऐसे लोगों के साथ जो सम्मिलित है उनके लिए क्या सजा? मेरे सोचने से तो नहीं होगा, लेकिन ये निंदनीय है और कानून है इसके ऊपर, कठोर कानून है और कठोर कानून बनाए जा रहे हैं। कानून के अंतर्गत इस पर पूरा का पूरा ये दंडनीय अपराध है और दंड मिलना चाहिए जी। ये सब नहीं, ये टॉलरेबल नहीं है। वर्तमान में सर इसी से संबंधित बता रहा हूँ, वर्तमान में एक जो हमारी जो वर्तमान में महापौर भी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, तमाम सब लोगों ने देखा, मजार को लेके वो तमाम वहां पर वो किसी आपको है जानकारी, उसको डांट रही थी, वो सही डांट रही हैं। आप ये देखिए कि एक मजार जो कि मजार का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है, पूरा इस्लाम ये कहता है कि मजार नाम की हमारे कोई चीज नहीं है। जो मोहम्मद साहब की स्मृति में उनकी कब्र है उसके लिए भी नियम है कि ये इतनी उंगली, 4 उंगली ऐसे कर लीजिए, 4 उंगली, इससे ऊपर जमीन से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो भी पक्की नहीं होनी चाहिए। यदि पक्की कब्र है तो इस्लाम के हिसाब से वो नॉन इस्लामिक एक्ट है। हाँ, कब्र का उनका कोई कंसेप्ट नहीं है, मजार का कोई कंसेप्ट नहीं है ही नहीं। लेकिन वो मजार तो मुझे लगता है कि अभी ऐसा फीडबैक था कि वो तो वही है साहब। ऐसा है, मजार को तोड़ने का मेयर साहब का कोई इरादा भी नहीं था। वो क्या है, मजार के नाम पर उसको बड़ा करना, चबूतरा बनाना, चबूतरे के बाद चबूतरे को बड़ा करना, फिर बड़ा करके चारों तरफ बाउंड्री बनाना, फिर बाउंड्री बना के ऊपर जो है वो एक एनक्रोचमेंट करके ऊपर शेड डालना, शेड डाल के बाहर व्यापार करना, इधर जो है वो हिंदुओं को वर्ग लाके इसमें जो है आप अगरबत्ती दिखाओ, दीपक जलाओ, प्रसाद चढ़ाओ, फिर उनसे पैसे उगाना, उस सबको उन्होंने रोका है। एक सवाल इसमें यही आता है, क्या हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे नहीं कहूंगा, मैं तो देखिए पत्रकारिता में हूँ तो मैं तो निष्पक्षता से बात करता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे मुद्दों को उठा के बीच में छोड़ के नहीं चले जाते? कभी नहीं छोड़ते साहब। ये मजार अगर वहां पर अभी भी है और वहां पे और आसपास साफ सफाई हो रही है, ग्रीन आप कुछ नहीं, बिल्कुल सब दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप ये देखिए कि गाजियाबाद में हम लोगों ने वादा किया मानसरोवर भवन लेकर आएंगे और लोगों ने कहा मानसरोवर ही क्यों, वो विरोध करने के बाद भी मानसरोवर भवन लेकर आइए, आप देख कर आइए। उसमें भगवान शिव के भक्तों को मानसरोवर भवन से जब यहाँ से भेजा जाता है तिलक करके, पटका डाल के, उनको किट दे के, और जब वो यात्रा पूरी करके आते हैं तो 1 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देती है। क्या छोटी बात है? नहीं, ये सब तो बहुत गौशालाएं चला रहे हैं, जी, नंदीशालाएं चला रहे हैं, और माननीय योगी जी ने प्रति गौवंश 30 रुपए प्रतिदिन, महीने का 900 रुपए, यदि 100 गायें तो 90,000 रुपए महीना। पर ये क्या मजार वाले मुद्दों पे इनको लैंड जिहाद के रूप में भी देखा लैंड जिहाद है ही, क्यों करते हैं इसको? पूर्ण रूप से क्यों नहीं इस पे कार्रवाई होती है? अब ये पुरानी सरकारों ने जो गड़बड़ की है उसकी सीमा तक ये भी हम चाहते हैं कि ज्यादा आपस में इसको धार्मिक रंग ना मिले, जबकि जितनी मजार हैं सब इलीगल है। जबकि उस धर्म में तो जब मजार का कंसेप्ट भी नहीं है ही नहीं, तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल सड़क के बीचों बीच बनाना, एक्सीडेंट होते हैं, दिक्कतें होती हैं, कोई मतलब ही नहीं जी। तब तो इसमें कोई हिंसा या कोई विचार या विवाद वाला मुद्दा होना नहीं चाहिए, इसमें तो एकदम एक्शन होना चाहिए। मैं इसमें हिंदू समाज की भी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने समाज के खिलाफ नहीं बोल सकता, परंतु वहां पर आप जाकर देखिए कि अभी एक पीर बाबा बना रखे हैं यहाँ अर्थले में, अब वहां 100 लोग अगर आएंगे तो 100 में 99 हिंदू होते हैं। क्यों पूछते हैं जी? अरे हनुमान जी क्या कम शक्तिशाली है, गणेश जी कम शक्तिशाली हैं क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता हमारे कम है क्या? ठीक है, लेकिन अब कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, मैं सहमत नहीं। जी, ये जो आपको संस्कृत ज्ञान है, जितने आप श्लोक बोल पाते हैं, मतलब ये मुझे कम है, मेरे घर में सर्वाधिक मेरे बेटे को है। अच्छा। उसको 12 वर्ष की आयु में योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। उसने गीता आद्योपांत याद की, 700 श्लोक आद्योपांत, और वो प्रतिदिन सुबह भगवान कृष्ण के सामने
आएगा, बैठेगा घर में ही, छोटा सा मंदिर बना रखा है घर में, और उनके चरणों में बैठ के एक चैप्टर गीता का मंदिर छोटा होगा लेकिन भाव आपके बहुत बड़े हैं ना। एक चैप्टर सुनाता है। जी जी 18 चैप्टर हैं गीता में, सब जानते हैं। 18 चैप्टर पूरे होते हैं, 19वें दिन फिर पहला चैप्टर आ जाता है। ये उसकी माला लगातार चल रही है। बहुत सुंदर, ये आपके संस्कार हैं, लेकिन आपके ये सब संस्कार संस्कृत, परिवार। मेरी माताजी जो है संस्कृत फ्लुएंट बोलती थी, अच्छा, और उनको गीता भी कंठाग्र थी, उनको रामचरितमानस बिल्कुल कंठाग्र थी, अरे प्रभु, बिल्कुल कंठाग्र। तो हमें तो समझ लीजिए, हम केवल एक हमारा क्षाराम अपनी माँ के चरण दबाते थे रात के समय, तो वो एक कुछ हमें गीत, कुछ चौपाई, कुछ लोग सुना देती थी, तो वो हमें तो मतलब आप लड्डू वाले बेटे नहीं थे, आपको तो तैयार किया गया। उन्होंने तैयार किया, उन्होंने जो कुछ दिया उन्होंने। ये नहीं है कि एक ही बेटे हैं तो लड्डू खाएगा मेरा बाबू मेरे साथ से, नहीं नहीं, बहुत सुंदर। नहीं, यही तप होता है सर, यही तप होता है, और माँ बाप को सच में पता होता है इस तरह से अपने उनकी बच्चों बड़ी को कृपा आगे रही बढ़ाना। अगर जैसे कि अब आपने 4 महीने पहले महानगर अध्यक्ष का दायित्व लिया, टीम अभी भी आपकी मुझे लगता है पेंडिंग ही चल रही है। राजा विदाउट सेना एंड सेनापति, कैसा क्या कुछ ऐसा ही लगता कि राजा आप राजा करे तो करे क्या। आप कार्यक्रमों की कवरेज देखते हैं। जी जी जी। और अभी आप एक कमेंट कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड की, यार जितने ऑडिटोरियम में कार्यक्रम अब हो रहे हैं, पहले भी आपने देखे हैं, 3-3 गुना 4-4 गुना भीड़ आ रही है। हर कार्यक्रम में पूरा ऑडिटोरियम भरने के बाद में लोग खड़े रहते हैं। जी 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 मुझे लगता है भाजपा का हर कार्यकर्ता जी मेरा टीम मेंबर है, और मैं सबके साथ रहता हूं, सब मेरे हैं। केवल टीम का मेंबर बना के या दायित्व का लालच देके भाजपा में काम कराने जैसी परंपरा नहीं है। आप स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, कमर पे हाथ रख दीजिए, कार्यकर्ता दौड़ के काम करे। चलिए, अगर इसको औपचारिकता के रूप में भी माना जाए, वैसे तो आपने बहुत सवाल का अच्छा प्यारा उत्तर दिया। भाजपा का हर कार्यकर्ता एक सैनिक के रूप में, कार्य एक दायित्व के रूप में है, और हम लोग एक साथ ही मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के रूप में भी माना जाए तो मयंक जी ने कुछ अपनी टीम को लेके कुछ क्राइटेरिया, कुछ थॉट प्रोसेस तो कर रखा होगा कि कैसी होगी दो चीजें मेरी आदर्श टीम। हाँ, मेरे मन में 2 चीजें। जी सर। मेरे मन में एक चीज तो यह है कि पार्टी में जो कार्यकर्ता दायित्व ले, वो मूल कार्यकर्ता, वो अन्य पार्टियों से जब आते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये कल्पना होती है कि आज भाजपा सत्ता में है, तो सत्ता के सुख को लेने के लिए जो आ रहे हैं वो मेरे मन के करीब नहीं है। ये बात सच है। दूसरा, मुझे लगता है कि कार्यकर्ता जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। उसकी जो सोच है, यदि वो किसी दूसरे की बुराई कर रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, तो जो बुराई देखता है या जो नेगेटिव करता है, तो उसका जो अंदर से केमिकल सिक्रेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही, ये सच में साइंटिफिक बात कही है आप। और आप पॉजिटिव होना चाहिए। जो लोग पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें, नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों के लिए। मैं आपको वचन पूर्वक कह रहा हूं, मैंने अपने कभी किसी जनप्रतिनिधि की जीवन में, आप लंबे समय से मुझे जानते हैं, आप बताइए कभी मैंने कोई बुराई करी हो? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सबका आप धवल पक्ष देखिए। तो ऐसे लोग जो कि पार्टी में, मुझे लगता है, मैं ये चाहता हूं नौजवानों को दायित्व मिलना चाहिए। अब जैसे नई टीम बनाएंगे आप, क्राइटेरिया तो आपने बड़े आदर्श बता दी, बड़ी अच्छी बात। टीम चुनते हुए कोई ना कोई दबाव, कभी ना कभी किसी के आदमी को एडजस्ट करना, ये करना वो करना, छोटा मोटा तो चलता भी होगा, कई बार किसी को ऑब्लाइज भी करना होगा। कोई मतलब नहीं जी, कोई मतलब नहीं। हमारी पार्टी में कल्चर ही नहीं है। अच्छा। कोई सांसद, विधायक, मंत्री, कोई प्रदेश का नेता जिलाध्यक्ष बनाने से पहले खूब मंथन करते हैं, खूब मंथन करते हैं, खूब मंथन करते हैं। लेकिन आप मिट्टी के ढेले को ले आइए, जब तक वो मिट्टी का ढेला है, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जब आप मिट्टी के ढेले को ले आए, उस पर तिलक कर दिया, उस पर आपने कलावा बांध के उसे बैठा दिया, अब वो गणेश जी हैं, अब उनका मिट्टी का ढेला कहेंगे तो ये उनका अपमान नहीं है, आप ही का। चलिए, इसको अदर वे राउंड पूछता हूँ। जनप्रतिनिधियों से भी, जैसे आप कहते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर राय ली जाती है, तो ऐसे शहर अध्यक्ष, क्या आप भी इसको कहीं दायित्व या कहीं इसको जिम्मेदारी भी नहीं लेते कि सबसे पूछ के एक अच्छी टीम बनाई जाए, जिससे कि सब लोग सब? मैंने आपको निवेदन किया कि पार्टी में परंपरा नहीं है कि दूसरे के कामों में इंटरवीन किया जाए। अच्छा, तो आप भी किसी से कोई सजेशन नहीं? सजेशन मुझे सब देंगे, सबके मेरे को सजेशन स्वीकार है। जी जी जी। और सबसे मैं सजेशन मांगूंगा, पर लोग सजेशन जो देते हैं व्यक्ति का नहीं देते। वो ये बताएंगे कि भाई आप कार्यकर्ता ऐसे रखो जिनमें महिलाएं भी हों। जी जी जी। जैसे मैंने अभी
चर्चा की कुछ जनप्रतिनिधियों से, जी, जी। मुझसे मैंने कहा जी आपको कोई नाम देने हो, सबने एक ही बात कही कि हमें नाम नहीं देने, हम ये चाहते हैं कि कार्यकर्ता ऐसा हो जो पार्टी का समर्पित हो, जी लंबे समय से काम कर रहा हो, क्योंकि नाम देने की वास्तव में ही परंपरा नहीं है, जी, कोई जी। दबाव नहीं डालता। जी व्यक्ति ये मुझे बता सकते हैं कि आप अच्छे कार्यकर्ताओं को लाइए, समर्पित को लाइए, जी एज ए कॉन्सेप्ट सब मुझे बताएंगे। हम्म। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यदि किसी ने मुझे कोई सलाह दी, जी आप यकीन मानिए मैं उस सलाह को मानूंगा, बहुत सुंदर 100% मानूंगा। बहुत सुंदर। लेकिन मैं आपको साथ में एक बात ऐड कर रहा हूं, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं पार्टी का, इनको सबको परंपरा है, सब परंपराओं का ज्ञान है। हाँ सब लोग ऐसे दायित्व में रहे भी हैं, देखिए उनको संजीव शर्मा खुद अध्यक्ष रहे, जी 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 आदरणीय सुनील शर्मा जी खुद जिला अध्यक्ष रहे, जी माननीय अतुल गर्ग जी हमारे इस समय दिल्ली के प्रभारी हैं, लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जी उनके तो पिताजी हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं, जी, आदरणीय डीसी गर्ग जी, पुराना परिवार है। बहुत पुराना। आदरणीय सुनीता दयाल जी हमारी लंबे समय से प्रदेश पदाधिकारी हैं, आज भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अजीत पाल जी लंबे समय से भाजपा के विधायक हैं। जी जी इस सब परंपराओं को जानते हैं। कोई भाजपा में मैं बिल्कुल आपको शपथ पूर्वक बता रहा हूँ, दबाव डालना या घुटने गाड़ना ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग सजेशन देते हैं कि भाई देख लीजिए उचित है, तो वो उचित होगा तो माना तो जाएगा। एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक टीम वर्क होता है, कई बार सजेशंस का लाभ मिल जाता लाभ है, मिल जाता है लाभ लेकिन ये मिल- आपने तो एमबीए किया है तो आपको पता है टीम लेकिन वर्क ये की शब्द importance लगती है। बहुत गलत है कि कोई दबाव डालेगा। अच्छा। कोई मुझ पर दबाव डालेगा नहीं, और मैं उस मिट्टी का बना नहीं हूं, मैं दबाव में आ जाऊं। 15 अगस्त आ रही है, सुना है उसमें भाजपा की तरफ से एक ध्वज क्या कुछ एक कार्यक्रम रखा गया है। भाजपा अभी हमने तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली थी जी 10 सर, मई को, जी सर और उसमें हमने एक प्रयोग किया था। हमने विभिन्न समाजों को, सिख समाज, अच्छा मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, पंजाबी समाज, उसमें हरिजन, उसमें वाल्मीकि समाज, उसमें जाटव समाज, कोरी समाज, बहुत उसमें सुंदर। विभिन्न समाजों समाज के हर वर्ग को अपने 25 हमने स्टॉल लगाए थे, 25-25। अच्छा और लोगों ने कहा कि इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, ये समाज कई बार हमारे, आप जानते ही हैं कि भाई ऊंचा नीचा होता है और सबके मंच एक हाइट के एक ही बराबर। मैंने कहा नहीं, तिरंगा झंडा हमारा आन बान शान, भारत माँ हमारी अधिष्ठात्री देवी, और हम सब उसके बच्चे माता भूमि पुत्रोहम प्रतिव्याहा, हम सब इसके बच्चे हैं। तो आज सब भूल जाएंगे। बोले एक मुस्लिमों के साथ कोई ब्राह्मण, मैंने कहा भूल जाओ जी, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई दलित, कुछ नहीं। और 20,000 लोग जब तिरंगा झंडा लेके एक साथ चले, नवयुग मार्केट पूरा आप लगा लीजिए, नवयुग मार्केट में शहीद पथ से प्रारंभ करके और चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा तक तिरंगा ही तिरंगा, भगवा ही भगवा, भारत माता की जय के नारे, हमारी सेना की जय। तो वो हमने दृश्य देखा और उससे हमें बहुत लाभ मिला। हम उस दृश्य को रिपीट करना चाहते हैं। गाजियाबाद महानगर के 20 मंडल हैं। प्रदेश नेतृत्व की अपेक्षा ये है कि हर मंडल में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकले, और इस बार हमने मन में तय किया है हम बहनों को नेतृत्व देंगे। बहनें हमारी बुलेट चलाएं, बहनें आगे चलें, बहनों के हाथ में तिरंगा झंडा हो, बहनें लक्ष्मीबाई का रूप बनाकर आए, सोफिया कुरैशी का रूप बनाकर आए, बहनें हमारी जो है वो एक लगे कि हाँ कोई दुर्गा भाभी का रूप बनाकर आए। आपको संगठन से ऊपर से आती है, ये भी आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चल रही है? ऐसा नहीं है, सारा का सारा तो हमारे को जो भी निर्देश है वो हमें प्रदेश से आता है। उसको और कैसे बेहतर कर सकते लेकिन वो हैं, ये कहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर कीजिए, तो हम उसमें आप ये लगा लीजिए अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इतनी सुंदर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और केवल तिरंगा यात्रा नहीं, इस बार हम 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस भी करेंगे। सिंध के, मुल्तान के, पंजाब के वो विस्थापित परिवार जो वहां गुंडों ने वहां से पीटकर भगा दिए, वो आज यहाँ पर आकर गाजियाबाद में सम्मान से जी रहे हैं, भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। हम उनका उस दिन अभिनंदन करेंगे, उनके अनुभवों को सुनेंगे, उनको किस प्रकार वहां से भगाया गया, किस प्रकार उनको वहां से कष्ट देकर, उनको विभाजित करके उनकी जमीनें छीनी गई, उनको खाली हाथ वहां से भगाया गया। इसमें से किस तरह से टीम आपने क्रिएट कर रखी है? इसमें हर मंडल में हमने 5-5 अपने कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है। 100 लोगों की कोर टीम है इसके अंदर। संयोजक जो होते हैं हर मंडल में संयोजक, 2-2 सह संयोजक, वो बिल्कुल प्रदेश का फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट को हम अक्षरशः पालन करते हैं, अपना उसमें हम कोई दिमाग नहीं। ये कहाँ पे होने वाला है फंक्शन आपका? ये हमारे जैसे हमारे 20 मंडल हैं, तो उसमें एक मंडल मान लीजिए शहर मंडल, विजयनगर, प्रताप विहार, क्रॉसिंग, या अर्थला हो गया, मोहन नगर हो गया। हर मंडल में एक हम कार्यक्रम मुख्य बाजार में करेंगे,
तो 20 बड़े कार्यक्रम होंगे। 20 बड़े कार्यक्रम कितने दिन में होंगे ये केवल 3 दिन में। अच्छा सर। 13, 14, 15। ओहो, बैक टू बैक बड़ा आपका। बैक टू बैक ये बड़ा कार्यक्रम होगा। वाह, चलिए बहुत शुभकामनाएं पहले से ही आपको उसके सक्सेस के लिए। अब चलते चलते बहुत समय लिया आपका, आपने भी हमको बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। मयंक गोयल से मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत होना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें पूछना चाहता हूँ जो बड़े बड़े कार्यों में कई बार आदमी की पर्सनल बातें जो होती हैं, जो उसको टचिंग लगती हैं, अच्छी लगती हैं, वो कहीं जिक्र नहीं आ पाती हैं। उन चर्चाओं में मैं जाऊंगा। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपका दिनचर्या शुरुआत कैसे होती है, तो मयंक जी क्या बताएंगे इस बारे में? बिल्कुल फिक्स है साहब, हमारी ज्वाइंट फैमिली है। घर में हमें घर के सदस्य के नाते रहना होता है जी। और सबसे छोटा सदस्य घर का जो है वो 1 वर्ष का है। अच्छा। मेरे सबसे छोटे भाई हैं, मेरे जो चचेरे भाई हैं, पीयूष उनका बेटा है। जी सर। श्रीयुक्त नाम है, वो 1 वर्ष का है। और मेरे पूज्य पिताजी हैं, शायद 73, 74 हो गए। जी जी। हम सबको साथ रहना होता है, साथ एक दूसरे की मर्यादा रखनी होती है। बच्चे विद्यालय जाते हैं सवेरे 6:30, 7 बजे, तो पूरे घर में सभी को 5:30, 6 के बीच में उठना ही होता है। रात को कितने बजे सोए, कितने तक के सो जाते हैं 11, 12 तक सभी सो जाते हैं और सुबह समय से उठ जाते हैं। और हम लोग पूर्ण शाकाहारी हैं, 100% वैष्णव हैं। तो ईश्वर का ध्यान, सुमिरन, थोड़ा व्यायाम, और सुबह हर हाल में एट एवरी कॉस्ट में 8 बजे घर के आंगन के बाहर ही हमारे जो है वो एक चौपाल है। जी जी। जो सामाजिक लोगों के लिए एक प्रकार से 50 से 100 कुर्सियां रहती हैं। तो उस समय लोग 8, 8:15 से लोग आने लगते हैं और मैं भी स्नान ध्यान करके पहुंच जाता हूँ। 8 से 11 तक मेरा जनता से मिलना, भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलना, कोई जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, कोई पार्षद आ रहे हैं, कोई सामाजिक लोग आ रहे हैं, कोई संत महंत आ रहे हैं, वो सब उनसे मेरा एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रहता है। महानगर अध्यक्ष की भूमिका में आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखिए या संगठनात्मक काम भी देखिए? संगठनात्मक काम देखना हमारा बिल्कुल एक तरीके से कोर है, वही देखना है। जी जी जी। परंतु यदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात आती है, कोई कार्यकर्ता परेशान है, जी जी, किसी को, देखिए मेरा मानना है 90% काम योगी सरकार में, 95% काम कार्यकर्ताओं के हो रहे हैं। और 5% यदि किसी को कोई समस्या है या किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, तो उसके लिए मैं विधायक जी को, सांसद जी को, मेयर साहब को, माननीय सुनील शर्मा जी को निवेदन करता हूं। और कई बार कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, जिनसे मेरा परिचय है, तो उनको मैं चिट्ठी भी लिख सकता हूँ, निवेदन भी कर लेता हूँ। तो इसमें कोई खास बात नहीं, नॉर्मल रूटीन वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर लेते हैं। तो भोजन की बात करें आपने कि वैष्णव है, फिर भी भोजन में क्या अच्छा लगता है आपका? एक थाली अगर आपके लिए सजानी हो, कभी मयंक जी आपको आज एक बात बताऊं, आज आपको एक बात बताऊं ज्वाइंट फैमिली की। जी जी। आप हमारे घर के 5 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना कि तुम क्या खाओगे, बताएगा नहीं। उसका कारण ये, उसे पता है कि मैं तो कह दूंगा मीठा बना लो। अच्छा। और जब मीठा बन जाएगा, दादाजी खा लेंगे मीठा, तो उनकी शुगर हाई हो जाएगी। अरे तो उसको पता है, वो बताएगा नहीं, वो कहेगा दादी जी जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप बनाओ। तो हमें ये बहुत ज्यादा ऐसा अधिकार नहीं है। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, जो प्रसाद हो जाता है, फिर वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत बड़े विचार है। वैसे तो तमाम व्यवस्था है आपकी, फिर भी कभी कभी तो बच्चों का, घर का, भाभी का मन करता होगा बाहर खाने के लिए, घूमने के लिए, तो वो समय कैसे निकाल पाते हैं? जैसे कोशिश ये करते हैं कि जैसे हम साल में एक बार, पिछले साल हम महाकाल जी चले गए उज्जैन। अच्छा, घूमने भी प्रभु के चरणों में जाते हैं। हाँ, बहुत आनंद रहता है। जैसे अभी हम बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, हम खाटू श्याम जी के लिए एक दिन निकालेंगे। अच्छा। खाटू श्याम जी को बहुत हम हृदय में हमारे रहता है हर वक्त। और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का 17-18 वर्ष से हर वर्ष प्लान बनता है, और भगवान शायद इस बार बुला लेंगे। तो ऐसे कोशिश करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और वैसे बड़ा एंजॉय करते हैं। मेरी पत्नी ने संगीत में प्रभाकर किया है, हारमोनियम में, बेटे को हारमोनियम आता है। अच्छा। मैंने तबले में मतलब पारंगत तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु थे उड़ीसा के, श्री शरद चंद्र पात्रो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ऐसे धार्मिक कार्यों में मयंक जी को तबले पे देखा है, या इवन मुझे लगता है आपकी वॉइस भी अच्छी। अभी मुझे कल किसी नेता ने बोला, नाम मत पूछिएगा अब आपको, क्योंकि नाम पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। उसने कहा मयंक तो जो तबलची है। अरे ईश्वर। तो मैंने कहा मैं तो तबलची हूँ, लेकिन मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूँ और उनका मैं फॉलोवर हूँ। और मोदी जी जिस भी देश में जाते हैं, या भारत में भी तमाम कार्यक्रमों में, वो महर्षि रैदास जी के मंदिर में गए तो वहां वो मंजीरा बजा रहे थे।
और आपने उनको बहुत बार ढोल पर अपने बीट्स बजाते हुए देखा होगा, तो मोदी जी के लिए आप क्या शब्द बोलोगे? बहुत अच्छी बात। ये ऐसा कभी भी मैं तो उसको सिर्फ टैलेंट के रूप में देखता हूँ, जो मेरे पास नहीं है, अगर मैं दूसरे की। संगीत साहित्य हाँ, कला विहीना बिल्कुल। मनुष्य साक्षात पशु साक्षात। पुच्छ विषाणहीना। मनुष्य क्या है यदि संगीत और साहित्य नहीं है? बहुत सुंदर, वो तो बिना सींग के और बिना पूंछ के वो पशु के समान है। बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा गाना भजन के रूप में जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो? मैली चादर ओढ़ के कैसे बहुत सुंदर। द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बहुत खूब मैम जी। मैं बहुत नेताओं से मिला हूँ, बहुत ऑफिसर से मिला हूँ, बट ये वर्सिलिटी, इतने वर्टिकल्स का ज्ञान, इतनी सहजता से, इतनी परफेक्शन से जो आप कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ, आपका यही धैर्य, आपका यही भाषा शैली और आपका यही पार्टी के प्रति निष्ठा आपको आगे भी आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आप और बड़े बड़े दायित्व पे जाके समाज सेवा में रहेंगे, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक धन्यवाद। यू और ईश्वर से हम चाहेंगे कुछ ना कुछ करके आपके कुछ ना कुछ बड़े दायित्व जब भी आप संभालेंगे या कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करेंगे, हम चाहेंगे बीच बीच भी हम कभी कभी आपको बुलाएं, आपके महत्वपूर्ण समय में से और कुछ समय आप हमको बताएं। समय आपका कीमती, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।